आपको इस बार क्या है, कॉलम विच का क्वेश्चन दे रखा है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉलम 1 कॉलम 2 से मैच कर रहा है। तो चेक कीजिए, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, वी नो दैट रूट मीन स्क्वायर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल किसके प्रोपोर्शनल है, √3। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हीट का फर्स्ट टॉपिक थर्मोमेट्री एंड कैलोरीमेट्री एंड प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। देन फर्स्ट क्वेश्चन, a new scale of temperature which is linear called the W scale, and the freezing and the boiling point of the water are 39 degree and 239 degree respectively, and what will be the temperature on the new scale corresponding to the temperature of 39 on the Celsius scale। ठीक है, तो आपके पास एक थर्मामीटर, एक स्केल बना लो। चलिए, तो हमारे पास क्या है, एक न्यू स्केल है, इसको कंपैरिजन करना है हमें किससे, सेल्सियस स्केल से। तो यहाँ पे लिख लो आप न्यू स्केल, W जो दे रखा हमें, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास सेल्सियस स्केल दे रखा है। तो सेल्सियस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो न्यू स्केल है उसमें फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है आपको, 39 डिग्री W। डन। सिमिलरली अगर बात की जाए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेल्सियस स्केल कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कितना टेम्परेचर दे रखा है न्यू स्केल के अंदर, 239 डिग्री W। डन। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन द न्यू स्केल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इफ द टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल विल बी 39 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर कितना होगा, तो वी नो दैट रीडिंग ऑन एनी स्केल, वी नो दैट रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डन। तो यहाँ पर रीडिंग कितनी है W, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेल्सियस में कितनी है, 39। इसी प्रकार से मैं फ्रीजिंग पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग 39 दे रखा हूँ यहाँ पर 0। तो ये लोअर फिक्स पॉइंट है और ये अपर फिक्स पॉइंट है। तो रीडिंग लिखिए पहले आप, अगर न्यू स्केल के अंदर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, W माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 39 डिवाइड बाई अपर फिक्स पॉइंट 239 माइनस 39 इज इक्वल टू उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेल्सियस में क्या रीडिंग है, तो रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो कितना हो गया, 39 माइनस लोअर 0 अपॉन अपर कितना था, 100 माइनस 0। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा हमें, W माइनस 39 डिवाइड बाई ये कितना हो गया 200 इज इक्वल टू 39 डिवाइड बाई 100। ये कैंसिल आउट हो गया, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, W माइनस 39 ये कितना हो जाएगा 78। डन यहाँ तक। देन W इज इक्वल टू 78 प्लस 39, तो ये हो जाएगा 107 डिग्री W। तो न्यू स्केल के अंदर अगर सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर अगर 39 डिग्री सेल्सियस है तो न्यू स्केल में जो टेम्परेचर होगा वो 117 डिग्री W होगा। ओके, चलिए। देन करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, liquid oxygen at 50 Kelvin is heated to 300 Kelvin at the constant pressure of 1 atmospheric pressure, and the rate of heating is constant, and which one of the following graph represent the variation of the temperature with time। ठीक है, तो टेम्परेचर का टाइम के रिस्पेक्ट में हमें ग्राफ बनाना है और हमें कंडीशन गिवन है कि रेट ऑफ हीटिंग ऑफ अ लिक्विड ऑक्सीजन इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट रेट से आप लगातार हीट सप्लाई करते जा रहे हो, लेकिन पहले आपके पास जो लिक्विड ऑक्सीजन दे रखा है वो कितने पर है, 50 केल्विन पर दे रखा है, एंड उसको डेट कहाँ पे लेके जाना है हमें, 300 केल्विन पर। वी नो डेट कि अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इनिशियली टेम्परेचर में चेंज होता है, फेज में भी चेंज होता है, फिर आफ्टर दैट टेम्परेचर चेंज। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन दे रखा है। तो लिक्विड ऑक्सीजन के लिए अगर बात की जाए, लिक्विड ऑक्सीजन का इनिशियल टेम्परेचर कितना दे रखा है, 50 केल्विन। ठीक है, तो अब अगर इसको आप लगातार हीट सप्लाई करते जाओगे तो ये 50 केल्विन से अपना टेम्परेचर राइज करेगा। ठीक है, राइज कब तक करेगा, जब तक कि इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ जाए। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन जो कि कितना होता है 90 अप्रॉक्स 91.16, तो 90 केल्विन लिख लो अप्रॉक्स। ठीक है, तो यहां पर
पहले 50 केल्विन से टेम्परेचर राइज होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, एंड बॉइलिंग पॉइंट से फिर उसके बाद आप कंटिन्यूस हीट सप्लाई करोगे तो ये अपना फेज चेंज करता है, ठीक है। और जब फेज चेंज करता है तो सिस्टम में टेम्परेचर क्या हमारे पास कांस्टेंट है उसके इसमें, तो यहाँ पर आफ्टर दैट फेज चेंज, तो ये तो क्या हुआ अभी पहले टेम्परेचर चेंज हुआ, इनिशियल तो टेम्परेचर चेंज होगा, अब उसके बाद क्या करेगा अपना फेज चेंज करेगा वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट, वो अपना फेज चेंज करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट, देन Q इज इक्वल टू ml बोलते अपन, देन फेज कन्वर्जन यहाँ पर होगा हमारा फेज चेंज। तो उस समय हमारा टेम्परेचर कितना रहेगा 90 केल्विन अप्रोक्स, ठीक है। और उसी के बाद ये क्या करेगा अपना टेम्परेचर राइज करना चाहता है 500 केल्विन तक लेके आना चाहता है, तो 500 केल्विन तक लेके आएगा तो फिर क्या होगा दोबारा टेम्परेचर चेंज होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारे पास, तो अगर बात की जाए ग्राफ में टेम्परेचर वर्सेस टाइम के बीच में, ये टेम्परेचर है और ये टाइम है, तो इनिशियल क्या है टेम्परेचर 50 केल्विन है, तो 50 यहाँ पर मान लो आप 50 केल्विन से अपना टेम्परेचर राइज कर रहा है अपने अप टू बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ये होगा 90 केल्विन तक आ गया। उसके बाद फेज चेंज करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट, सम अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन के लिए आपने अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करा होगा क्योंकि कांस्टेंट रेट से दे रहे हो, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, देन उस केस में फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज होने के बाद कहाँ पर आए अपना कंप्लीट फेज चेंज करने के बाद ये इसको और हीट सप्लाई कर रहे हो, कब तक, जब तक कि टेम्परेचर क्या नहीं हो जाए 500 केल्विन नहीं हो जाए, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। बाकी अदर ऑप्शन देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर कहीं फेज कन्वर्जन नहीं हो रहा, इसमें पैराबोलिक ग्राफ बन रहा है, इसमें भी पैराबोलिक ग्राफ बन रहा है, तो ऑब्वियस बात है फर्स्ट जो केसेस होगा हमारा वो करेक्ट होगा क्योंकि इसमें इनिशियल टेम्परेचर राइज हुआ है, आफ्टर दैट लिक्विड को अगर यदि वेपर में कन्वर्ट करना होगा तो ऑब्वियस बात है फेज चेंज होगा, एंड आफ्टर दैट फेज का टेम्परेचर कहाँ तक राइज कर रहे हो 500 केल्विन तक, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डन, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 20 gram of water at 10 degrees Celsius, and when water acquire a temperature of 80 degrees Celsius, the mass of the water present will be, and given है आपको specific heat of water is 1 calorie per gram degree Celsius and the latent heat of the steam is equal to 540 calorie per gram, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, कितना अमाउंट ऑफ स्टीम पहले आप इसके अंदर पास किया जाए, किसमें 20 ग्राम वाटर में, जिसका पूरा सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाए हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल वाटर कितने पर है 10 डिग्री सेल्सियस पर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर वाटर फिलअप है, देन कितना वाटर दे रखा आपको दे रखा है 20 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। डन, अब बोला गया है कि सम अमाउंट ऑफ स्टीम शुड बी पास्ड, कितना स्टीम मिला रहे, मान लो कि m ग्राम आपने इसमें स्टीम मिलाई 800 डिग्री सेल्सियस, जिससे क्या हो जाए, देन द वाटर एक्वायर द टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस, तो ये अपना टेम्परेचर चेंज करके कितना कर दे 80 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियस बात है एक सब्सटेंस ने क्या करा होगा, एक सब्सटेंस ने हीट लॉस किया होगा और एक सब्सटेंस ने हीट गेन किया होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगा सकते हो आप यहाँ पर, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। तो हीट लॉस कितना हो रहा है हमारे पास, अभी हमारे पास स्टीम कितने पर है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें इसको कहाँ तक लेके आना है 80 डिग्री सेल्सियस वाटर पर। तो पहले अपना क्या करेगा, ये फेज कन्वर्जन करेगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पहले वाटर पर आएगा, एंड आफ्टर दैट इट विल कंडेंस अप टू 80 डिग्री सेल्सियस वाटर। जब यहाँ से यहाँ आ रहे हो, स्टीम से वाटर पे आ रहे हो, तो फेज कन्वर्जन हो रहा है, देन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट Q इज इक्वल टू m इंटू LEP, एंड टेम्परेचर चेंज करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट ms डेल्टा T, और LV कितना दे रखा है आपको यहाँ पर, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कितना दे रखा है 540, तो ये लिख सकते हो आप m इंटू 540, और टेम्परेचर में चेंज कितना हो रहा है m इंटू वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 एंड टेम्परेचर में चेंज 20, देन टोटल अमाउंट ऑफ हीट लॉस कितना हो रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम m इंटू 540 प्लस m इंटू 1 इंटू 20 इज इक्वल टू, अब कितना गेन कर रहा है, तो वाटर अपना टेम्परेचर राइज कर रहा है फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस, देन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट ms डेल्टा T, देन मास 20, वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 एंड टेम्परेचर चेंज 70, ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ हीट गेन करेगा ये। तो यहाँ पे लिख दो 20 इंटू 1
इंटू 17, तो ये कितना हो गया 1400, और इधर कितना आ गया हमारे पास 560 m। देन सॉलिड मास इज इक्वल टू 1400 डिवाइड बाई 560, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दो इसको, 14 से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 14 से कैंसिल आउट करोगे तो 10 डिवाइड बाई 4 मीन्स 2.5 ग्राम। तो अगर आपने 2.5 ग्राम स्टीम इसके अंदर ऐड की है तो वाटर का अपना टेम्परेचर राइज कर लेगा कब तक, 10 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा अमाउंट ऑफ स्टीम कितना मिक्स किया है, क्वेश्चन ये पूछा है कि द मास ऑफ द वाटर प्रेजेंट विल बी। तो मास ऑफ द वाटर कितना है, अभी हमारे पास 20 ग्राम वाटर था, वो भी किस पर है 80 डिग्री सेल्सियस पर, और जो स्टीम है वो भी किस में आ चुकी है, अभी वाटर पे आ चुकी है। देखो आप 80 डिग्री सेल्सियस वाटर पर। देन टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मिक्सचर, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया 10 ग्राम तो पहले ऑलरेडी था, और 2.5 ये भी कंडेंस होकर वाटर में आ चुका है, तो कंप्लीट वाटर कितना आ गया 22.5 ग्राम। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात ये थी कि 2.5 ग्राम क्या है, स्टीम आपने मिलाई है, ऐड करी है, जिससे पूरा टेम्परेचर सिस्टम का कितना आ चुका है 80 डिग्री सेल्सियस। देन टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, तो 20 प्लस 2.5, देन आफ्टर दैट 22.5 ग्राम टोटल अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगा। देन करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, a piece of ice fall from a height of h so that it melts completely. Only 1/4 of the heat produced is observed by the ice and all the energy of ice get converted into heat and during its fall. Then the value of h is latent heat of ice given है आपको and the g आपको given। ठीक है, तो बोला क्या गया है यहाँ पर, एक बात इंपॉर्टेंट है कि only 1/4 of the heat produced is observed by the ice। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, क्या बोल सकते हैं कि क्वार्टर पार्ट ऑफ जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी का क्वार्टर पार्ट कन्वर्ट हो रहा है हीट के अंदर। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्वार्टर पार्ट मींस, क्योंकि किसी पार्टिकल को अगर यदि आप h हाइट से ड्रॉप कर रहे हो, या आइस का एक ब्लॉक दे रखा था आपको, इसको h हाइट से अगर ड्रॉप कर रहे हो तो इसको आइस को कंप्लीट मेल्ट होने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो उसमें क्या बोला गया है, only quarter part of the heat produced is observed by the ice, means potential energy का 4th part ये हीट प्रोड्यूस के बराबर होगा, and which is absorbed by the ice। ठीक है, तो हमारे पास हीट प्रोड्यूस टू चेंज द स्टेट या टू मेल्ट द आइस कंप्लीटली, तो क्या लिख सकते हो आप, mgh का 4th part which completely melt the ice which is equal to m into LF। अगर मुझे आइस के ब्लॉक को कन्वर्ट करना है किसमें, मुझे फेज कन्वर्जन करना है कि आइस दे रखा था, सॉलिड दे रखा था, सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करना है, कंप्लीट लिक्विड के अंदर। देन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू मास इनटू एल, लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देन क्या हो जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। जी की वैल्यू कितनी होती है, जी क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड हाइट हमें निकालनी है, डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू लेटेंट हीट क्वेश्चन में गिवन है, ऑलरेडी यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, जूल पर किलोग्राम में दे रखा है। तो क्या लिख सकते हैं 3.4 इंटू 10 की पावर 5। डन। तो h निकालना है हमें, देन h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 3.4 इंटू 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 10। सॉल्व कर लो इसको, तो h कितना हो गया हमारे पास 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे किलोमीटर में दे रखा है, ये मीटर में आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 136 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, देन करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3rd। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, 2 आइडेंटिकल बॉडीज आर मेड of a material for which the heat capacity increase with temperature, and one of these is at 100 degrees Celsius while the other one is at 0 degrees Celsius. If the two bodies are brought in contact, then assume no heat loss, then the final common temperature will be। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है, हीट कैपेसिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर। तो पहले ये पता करो कि हीट कैपेसिटी किसकी ज़्यादा रही होगी। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी
बाय 1 डिग्री सेल्सियस। पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट उस बॉडी की थर्मल कैपेसिटी होती है या फिर हीट कैपेसिटी होती है, और विच इज इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। तो अगर बात की जाए इनिशियल स्टेट पर दो आइडेंटिकल बॉडी दे रखी है हमें, इसका मतलब मास दोनों का सेम है, ठीक है। हमारे पास समझ लो कि अगर बात की जाए आइडेंटिकल बॉडी है तो पहले एक बॉडी यही जिसका मास मान लो आप जैसे m1 s1, इसकी स्पेसिफिक हीट दे रखी है, ठीक है, और टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर T1 विच इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। एंड दूसरी बॉडी है हमारे पास जिसका मास मान लो m2 s2 और उसी के साथ साथ टेम्परेचर जो था 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों को आपस में कॉन्टेक्ट में लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो बोला क्या गया है, बोला गया है कि हीट कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किसका ज़्यादा है यहाँ पर, 100 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट सब्सटेंस का। तो ऑब्वियस बात है कि इसकी जो हीट कैपेसिटी होगी, कंटेन करने की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा किस वाले ब्लॉक की होगी या किस सब्सटेंस की होगी, वो बोल सकते हैं अपन फर्स्ट वाले ब्लॉक की होगी। तो हमारे पास एक कंडीशन है m1 s1 को क्या बोल सकते हो, हीट कैपेसिटी, क्योंकि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट। और हीट कैपेसिटी क्वेश्चन में गिवन है कि हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, और इनिशियली कितना कंटेन कर रखा है फर्स्ट सब्सटेंस ने, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियस बात है इसकी इनिशियली हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रही होगी किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में। तो हम एक कंडीशन बोल सकते हैं कि हीट कैपेसिटी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन हीट कैपेसिटी ऑफ 2, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो हीट कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है और इससे इसके रिस्पेक्ट में, तो हीट का जो ट्रांसफर होगा वो फ्रॉम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है। कब तक, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर कॉमन टेम्परेचर नहीं हो जाए। तो कॉमन टेम्परेचर हमें निकालना है फाइनल। तो कॉमन टेम्परेचर क्या करेंगे, एक बॉडी हीट लॉस करेगा तो एक बॉडी हीट गेन करेगा। तो हीट लॉस इज इक्वल टू, तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। तो हीट लॉस कितना करा हमारे पास, बोल सकते हैं m1 s1 टेम्परेचर पहले 100 था, फाइनल टेम्परेचर T हो गया, इज इक्वल टू m2 s2 टेम्परेचर कितना हो गया T माइनस 0। इसको क्या हमें हीट कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस एंड हीट कैपेसिटी ऑफ सेकंड सब्सटेंस बोल सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, C1 इंटू 100 माइनस T इज इक्वल टू C2 इंटू T के बराबर। कंडीशन क्या गिवन है आपको कि फर्स्ट की हीट कैपेसिटी इज ग्रेटर देन सेकंड की हीट कैपेसिटी, देन रेशो बिकम C1 बाय C2 विच इज ग्रेटर देन 1, ऐसा लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि C1 बाय C2 विच इज इक्वल टू T डिवाइड बाई 100 माइनस T विच इज ग्रेटर देन 1, हमें गिवन है। तो क्या लिख सकते हैं, T इज ग्रेटर देन 100 माइनस T, देन 2T इज ग्रेटर देन 100, देन T इज ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो बात यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी थी, हीट कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है विद टेम्परेचर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ऐसे ही हम आगे नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे आपके पास। हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज फिर आपके सामने हीट का एक नया टॉपिक जिसका नाम है हीट ट्रांसफ़र, उसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे अपन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, देन फर्स्ट क्वेश्चन, द टू एंड्स of a metal rod are maintained at temperature 100 degree Celsius and 110 degree Celsius, and the rate of heat flow in the rod is found to be 4 joule per second. If the end are maintained at the temperature 200 and 210 degree Celsius, then rate of heat flow. अब rate of heat flow क्या होगा? We know that rate of heat flow किसी कंडक्टिंग रोड के अंदर बात की जाए, अगर एक कंडक्टिंग रोड है जिसकी कंडक्टिविटी K है, जिसकी लेंथ L है और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर A है, ठीक है, और दोनों एंड पे टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको, T1 एंड T2, एंड T1 इज ग्रेटर देन T2, देन हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। देन रेट ऑफ हीट फ्लो कितना होता है, dQ बाई dt इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 डिवाइड बाई L, ठीक है। अब यहाँ पर मटेरियल सेम है, इसका मतलब कंडक्टिविटी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, लेंथ भी सेम है, इसका मतलब दोनों एंड के किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस पर। तो रेट ऑफ हीट फ्लो dQ बाई dt विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या T1 माइनस T2। तो पहली कंडीशन क्या थी कि जब टेम्परेचर डिफरेंस क्या है आपके पास, कि पहले ही आपके पास कंडीशन दे रखी है दोनों एंड के टेम्परेचर डिफरेंस। देखिए आप कंडक्टिंग रोड पर
कितना दे रखा है 100 एंड 110 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे लिख लो 110 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर एंड पहले कितना जा रहा है 4 जूल पर सेकेंड। उसके बाद सेकंड केस में क्या बोला गया कि अगर इन दोनों का टेम्परेचर चेंज करके कितना कर दिया जाए 110 डिग्री सेल्सियस एंड 200 डिग्री सेल्सियस, देन रेट ऑफ हीट फ्लो कितना होगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो रिलेशन लिख लो, कितना हो गया हमारे पास, पहले कितना था 4 जूल पर सेकेंड, फाइनल हमें निकालना है सेकंड कंडीशन के अंदर, ठीक है। सेकंड नंबर लिख दो इसको, सेकंड कंडीशन के अंदर पहले टेम्परेचर डिफरेंस कितना था, देखो 110 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 10 एंड फाइनल भी कितना आ रहा है 210 माइनस 200 विच इज इक्वल टू 10, देन डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ हीट फ्लो इन सेकेंड कंडीशन कितना हो जाएगा, क्या 4 जूल पर सेकेंड ही रहेगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, तो 4 जूल पर सेकेंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात समझ में आ रही सबको, चलिए देन नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन ऑब्जर्विंग लाइट फ्रॉम दी 3 डिफरेंट स्टार्स पी क्यू आर, इट वॉज फाउंड दैट द इंटेंसिटी ऑफ violet color is maximum in the spectrum of P, okay, and the intensity of green color is maximum in the spectrum of R, and the intensity of red color is maximum in the spectrum of Q. If the TP, TQ and TR are the respective absolute temperature of P, Q and R, then it can be conclude from the above observation. तो यहाँ पर हमें स्टार्स के डिफरेंट टेम्परेचर के बारे में बात करनी है, तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ पता होता है, ठीक है। हम सभी कलर्स के वेवलेंथ के बारे में बात कर सकते हैं, विब्ग्योर सभी जानते हैं। अगर इधर वायलेट से रेड की तरफ चलेंगे तो वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। और फ्रॉम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो we can say that maximum intensity के corresponding जो wavelength है which is inversely proportional to absolute temperature। बात समझ में आ रही है, तो हम बोल सकते हैं कि जिसका wavelength सबसे ज़्यादा होगा maximum intensity के corresponding उसका टेम्परेचर कम हुआ होगा। तो अगर wavelength की बात की जाए तो रेड की सबसे ज़्यादा है, वायलेट की सबसे कम है, तो वायलेट का टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वायलेट के लिए टेम्परेचर क्या लिखा है इसने, वायलेट के लिए टेम्परेचर की बात की जाए तो टीपी इज ग्रेटर देन किससे, ग्रीन से हो जाएगा। ग्रीन के लिए क्या दे रखा है आपको, ग्रीन कलर के लिए R, देन TR एंड आफ्टर दैट TQ, ये रिलेशन बन जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, TP, TR एंड TQ, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। In this question, a black body is at temperature of 5760 Kelvin. The energy of radiation emitted by the body at wavelength 250 nanometer is U1, at wavelength 500 nanometer is U2, and that at 1000 nanometer is U3. Wiens constant equal 2.88 10⁻⁶ nanometer into Kelvin. And which of the following is correct? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, एक आइडियल ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमें पता होना चाहिए। तो आइडियल ब्लैक बॉडी का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ के बीच में एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। और आपको क्वेश्चन में कितना मेंशन है 5760 केल्विन, और ये वो वेवलेंथ है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिल रही है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जहां पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है वहां वेवलेंथ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रॉम दी वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ओके। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है कि लैम्डा m इज इक्वल टू बी बाई टी, एंड बी हमें गिवन है कितना 2.88 इंटू 10 की रेस टू 2.88 मल्टीप्लाई 10⁶ नैनोमीटर इंटू केल्विन डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना है 5760 केल्विन, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा हमें, सॉल्व करने पर हमें मिलता है
500 नैनोमीटर। ओके, तो हमें लैम्डा एम मिल गया, जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिल रही है। तो बाकी जो दो अदर वेवलेंथ आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, दो अदर वेवलेंथ कौन सी, ये तो हमें पता चल गया कि ये है 500 नैनोमीटर, एक है 250 नैनोमीटर जो यहाँ पे लाई करेगा, और एक है 1000 नैनोमीटर जो यहाँ लाई करेगा। अब बात की जाए 1000 नैनोमीटर के कोरोस्पोंडिंग भी कोई ना कोई एनर्जी इमिट हो रही होगी, ठीक है। सिमिलरली 250 एंड 1000 दोनों के रेस्पेक्ट में ही क्या हो रही है, एनर्जी इमिट हो रही है। तो हम ये तो बोल सकते हैं, अगर यहाँ पर देखा जाए 500 नैनोमीटर के कोरोस्पोंडिंग जो एनर्जी इमिट हो रही है वो क्वेश्चन में मेंशन है कितना, U2 लिखा हुआ है। बाकी 250 एंड 1000 के कोरोस्पोंडिंग भी एनर्जी इमिट हो रही है U1 एंड U2, बट विच इज लेस देन U2, ठीक है। U1 एंड U3 की जो वैल्यू है U1, ये U1 कौन एनर्जी इमिट कर रहा है, 250 नैनोमीटर के कोरोस्पोंडिंग जो एनर्जी इमिट हो रही है वो U1 है, एंड 1000 नैनोमीटर के कोरोस्पोंडिंग जो एनर्जी इमिट हो रही है वो U3 है। और हम देख सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू कि मैक्सिमम जो इंटेंसिटी मिल रही है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हमें मिल रही है वो 500 नैनोमीटर के कोरोस्पोंडिंग ही मिल रही है, ठीक है। तो हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं इससे कि U2 की वैल्यू क्या होगी, U1 से तो ज़्यादा ही होगी। और दूसरी बात कि U1 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ना ही U3 की वैल्यू 0 है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या मिल रही है 500 नैनोमीटर के कोरोस्पोंडिंग, तो U2 इज ग्रेटर देन U1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। इन दिस क्वेश्चन 2 rods A and B of different material are welded together as shown in a figure and their thermal conductivities are K1 and K2 and the thermal conductivity of the composite rod कितना होगा आपसे पूछा गया। कंपोजिट रोड की अगर बात की जाए तो देखो यहाँ पर कैसे बात कर सकते हैं अपन कि मेरे पास एक दो कंडक्टिंग रोड थी जिनको पैरेलली कनेक्टेड किया हुआ था, एक की कंडक्टिविटी K1 है और एक की कंडक्टिविटी K2 है, और ये लेंथ कितना दे रखा आपको, D दे रखा है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जब भी पैरेलल का अगर यदि कनेक्शन दे रखा है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लो कि दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया A था और इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया A, डन। तो जो रिजल्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वो कितना होता है, वो होता है K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन क्या A1 प्लस A2 होता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दो कंडक्टिंग रोड दो पैरेलल रेजिस्टेंस के जैसे काम करेंगे, ठीक है। तो हम रेजिस्टेंस निकाल के फिर उसके बाद हम इक्वेट करके फाइनल रिजल्ट ये लिख सकते हैं। तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2, देन K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दोनों का एरिया सेम है तो K1 इंटू A प्लस K2 इंटू A डिवाइड बाई 2A, देन आंसर कितना हो जाएगा K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2। बात समझ में आ रही सबको? ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है इक्विवेलेंट वो इतनी होती है हमारे पास। देन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन, डन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, यूनिट के बारे में बात करी हुई है। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, हमें पता है कि जो एक कंडक्टिंग रोड है उसके अंदर रेट ऑफ हीट फ्लो कब फ्लो होता है, रेट ऑफ हीट फ्लो तभी फ्लो होगा जब दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस भी दे रखा हो। तो रेट ऑफ हीट फ्लो होता कितना है हमारे पास, इसकी कंडक्टिविटी हमें पता होगी, इसकी लेंथ हमें पता है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है हमारे पास A। तो रेट ऑफ हीट फ्लो अगर बात की जाए तो dq बाई dt कितना होता है, ये होता है KA T1 माइनस T2 डिवाइड बाई L। तो हमें ऑप्शन में जो दे रखे हैं वो वॉट के रूप में दे रखा है, ठीक है, जूल पर केल्विन में भी दे रखा है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, पहले चेक कर लो, इसको क्या बोला जा सकता है, जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो जूल पर सेकेंड इसको मतलब बोल सकते हैं अपन वॉट, कंडक्टिविटी की हमें निकालनी है, ठीक है, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर इनटू
कंडक्टिविटी को, और इसको लिख लो आप, यहाँ पर टेम्परेचर है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टेम्परेचर के लिए केल्विन लिखा हुआ है वैसे तो, ठीक है, तो इसको के डैश लिख देते हैं अपन, ठीक है। कंडक्टिविटी को मैं के डैश रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिससे अलग अलग डिफरेंस हो जाए, डिवाइड बाई मीटर, सिंगल एक मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें कंडक्टिविटी की निकालनी है। देन थर्मल कंडक्टिविटी कितना बन जाएगा हमारे पास, ये हो गया मीटर वॉट पर मीटर इनटू केल्विन, ये है यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी के डैश लिख लो आप, कंडक्टिविटी है हमारे पास के डैश इंटू ए इंटू T1 माइनस T2 अपॉन एल। तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस जो दे रखा है वो किसमें, केल्विन के अंदर, दोनों एंड पर जो टेम्परेचर दे रखा था। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, वॉट पर मीटर इंटू केल्विन। तो वॉट पर मीटर इंटू केल्विन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। डन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the quantities of a heat required to raise the temperature of two solid copper sphere of radii R1 and R2, and R1 is equal to 1.5 times of R2 through 1 Kelvin are in the ratio। तो बात की हुई है कि हमारे पास amount of heat required to raise the temperature of 1 Kelvin of copper sphere, ठीक है, वो कितना होगा। then amount of heat requirement to change the temperature which is equal to Q equal to ms delta T। अब यहाँ पर दोनों ही मटेरियल, दोनों ही स्फीयर क्या है, कॉपर से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट तो कांस्टेंट है। उसी के साथ साथ हमें रेडियस के बारे में बात करी हुई है, मास के बारे में बात नहीं करी। तो हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम मास को क्या लिख सकते हैं, मास को लिख सकते हैं रो इंटू वी, एंड वी इज इक्वल टू कितना होता है स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसका मतलब मास किसके प्रोपोर्शनल है, मास प्रोपोर्शनल है हमारे पास, क्योंकि डेंसिटी तो क्या हो चुका है, मटेरियल सेम है इसलिए कांस्टेंट है, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या है, टेम्परेचर दे रखा है 1 केल्विन, और ये तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोपोर्शनल है मास के, और मास प्रोपोर्शनल है किसके, आर क्यूब के। बात समझ में आ रही है। तो क्या हो जाएगा, रेशो पूछा था आपसे, देन Q1/Q2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R1/R2 का होल क्यूब। तो इधर R1 कितना दे रखा है 1.5 डिवाइड बाई 1.5 R2 डिवाइड बाई R2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1.5, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन Q1/Q2 इज इक्वल टू 1.5 R2 अपॉन R2, कैंसिल आउट कर दो इसको, का होल क्यूब। तो ये हो गया हमारे पास 3/2 का होल क्यूब, मीन्स 27 डिवाइड बाई 8, ये रेशो हो जाएगा हीट का। देन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही है सबको, चलिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कप ऑफ कॉफी cools from 90 degree Celsius to 80 degree Celsius in time t minute, and when the room temperature is 20 degree Celsius and the time taken by a similar cup of coffee to cool from 80 degree Celsius to 60 degree Celsius at room temperature same at 20 degree Celsius, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो कप ऑफ कॉफ़ी दे रखा है उसको कूल कर रहे हैं फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो पहले टाइम टेकन कितना था 10 डिग्री सेल्सियस, इन सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो बात की जा सकती है 90 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डिक्रीज होकर हो रहा है 80 डिग्री सेल्सियस इन टाइम ड्यूरेशन T1 इज इक्वल टू T मिनट इन सराउंडिंग टेम्परेचर। सराउंडिंग टेम्परेचर आपको गिवन है थीटा नोट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सिमिलरली आपसे पूछा गया है कि इसी कप ऑफ कॉफ़ी का टेम्परेचर 80 टू 60 होने में कितना टाइम लगेगा, 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस होने में कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, हमें T2 निकालना है इन सेम सराउंडिंग। तो हम जानते हैं फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग रिलेशन क्या होता है, θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाई टाइम इज इक्वल टू K θ1 प्लस θ2 डिवाइड बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। रिलेशन बिटवीन व्हेन द बॉडी
is present at the room, then heat is ejected from the body. तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होगा इतने टाइम ड्यूरेशन में, तो रिलेशन इतना होता है, ठीक है, बॉडी का। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पहले टेम्परेचर θ1 दे रखा है, बाद में θ2 कितना हो गया 80 डिग्री सेल्सियस। 90 to 80 होने में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 10, कितना ड्यूरेशन लग रहा है T इज इक्वल टू K, इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा 90 80 का, ये हो जाएगा हमारे पास 80, 90 और 80 का एवरेज कितना हो जाएगा हमारे पास 85 माइनस, ठीक है, और ये है सराउंडिंग टेम्परेचर 20, तो इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन लिखो अब यहाँ से, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20 डिवाइड बाई टाइम T2 इज इक्वल टू K, और इन दोनों का एवरेज लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 70 माइनस 20, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T2 ये मिलेगा हमें T2 डिवाइड बाई 2T इज इक्वल टू, ये आ रहा है हमारे पास 65 डिवाइड बाई नीचे कितना आएगा 50, बात समझ में आ रही है। देन ये कैंसिल आउट हो गया 25 टाइम्स, देन T2 डिवाइड बाई T विच इज़ इक्वल टू 65 डिवाइड बाई 25, 5 से कैंसिल आउट कर दो, देन T2 डिवाइड बाई T इज इक्वल टू 13, और ये 5 टाइम्स, देन T2 बिकम 13 डिवाइड बाई 5 इंटू T। बात समझ में आ रही सबको। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 5 इंटू T इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन दिस क्वेश्चन द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर, ठीक है, यहाँ पर किलोवाट में लिखा हुआ है। देन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, रेट ऑफ हीट फ्लो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड इज इक्वल टू, ये है आपके पास 100 किलोवाट मीन्स 100 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल पर सेकेंड, इतना आपको गिवन था। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ रेडिएटेड या फिर एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 10⁵ जूल पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड के अंदर इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएट हो रहा है, तो हमसे पर आवर पूछा हुआ है, तो क्या करेंगे 3600 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, तो 3600 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा हमें, ये आ जाएगा 10⁵ मल्टीप्लाई 3600, ठीक है। अगर पर आवर की बात की जाए तो ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 10⁻7 जूल। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड है, ये क्यू अमाउंट आ जाएगा हमारे पास इन पर आवर। ये बात समझ में आ रही है, 1 सेकंड के अंदर इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट हो रहा है, तो पर आवर के अंदर होगा तो कितना, तो 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल आंसर कितना होगा 36 मल्टीप्लाई 10⁻7, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा था डिस्कशन हीट ट्रांसफ़र का। ऐसे ही हम आगे भी डिस्कशन करेंगे नए नए टॉपिक्स के बारे में। तो ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं हीट का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है KTG, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए उनके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, चलिए, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल इन अ कंटेनर वुड बी लीड टू डिक्रीज इन इट्स प्रेशर, डिक्रीज इन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंक्रीज इन इट्स मास एंड द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हम वी नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल को जब अगर दिया आप हीटअप करते हो, टेम्परेचर देते हो, तो मॉलिक्यूल की स्पीड इंक्रीज होती है। स्पीड इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस बात है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये होता है F/2 μr × T, ठीक है। या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ m VRMS का स्क्वायर, और VRMS जो स्पीड होती है वो होती है √3 RT/mW के बराबर, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो स्पीड इंक्रीज होगी, और स्पीड इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। सिमिलरली यहाँ पे बोल सकते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है काइनेटिक एनर्जी, तो ऑब्वियस बात है टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिलेंडर कंटेन हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 kPa एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड इट्स डेंसिटी। तो हम क्या बोल सकते हैं, रिलेशन हम जानते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, P/ρ
इजिकल टू RT बाय MW के बराबर होता है। ठीक है, प्रेशर की बात की जाए तो प्रेशर कितना दे रखा हमें 249 किलो पास्कल है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 डिवाइड बाई डेंसिटी हमें आइडेंटिफाई करना है। R की वैल्यू आपको गिवन है 8.3 इंटू टेम्परेचर कितना गिवन है हमें 27 डिग्री सेल्सियस मीन्स 300 केल्विन डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा हमारे पास, मोलिकुलर वेट हाइड्रोजन के लिए 2 ग्राम में है, ग्राम पर मोल, तो हम क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 किलोग्राम, ठीक है, पर मोल। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा हमें, इसको सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा 249 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइड बाई रो इजिकल टू ये हो जाएगा हमारे पास 8.3 इंटू 300 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻³ डन। तो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये डेसिमल हटा दो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 249 डिवाइड बाई रो इजिकल टू ये हो गया हमारे पास 2490 डिवाइड बाई 2 के इक्वल डन। तो रो कितना आ गया हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर 10 टाइम्स, देन रो बिकम कितना हो जाएगा 0.2 kg पर मीटर क्यूब। बात समझ में आ रही है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 4th नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर डन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन फ्री पाथ for a gas with molecular diameter d and the number density n can be expressed as, तो we know that mean free path, the mean free path क्या होता है, the average distance between two successive collision। तो mean free path जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है, एक तो जो मॉलिक्यूलर है उसका डायमीटर पे डिपेंड करेगा और उसके साथ साथ मॉलिक्यूलर डेंसिटी भी डिपेंड करता है। तो लैम्डा m इजिकल टू होता है 1/√2 पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू एन के बराबर, फॉर्मूला है, ठीक है। तो डायरेक्ट रिजल्ट हम याद रख सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, √2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन, वेयर एन इज द मोलिकुलर डेंसिटी, नंबर ऑफ मोलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनोटोमिक गैस इज, के इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको एवरेज थर्मल एनर्जी निकालनी है फॉर मोनोटोमिक, ऑप्शन क्या दे रखे हैं 5/2 kT या 7/2 kT या फिर ½ kT या फिर 3/2 kT। वी नो दैट कि जो थर्मल एनर्जी होती है, जो एवरेज थर्मल एनर्जी की बात की जाए तो वो हो जाएगा F/2 kT के इक्वल, ठीक है। तो अगर बात की जाए मोनोटोमिक के लिए, तो मोनोटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3, तो 3/2 K इंटू टी के बराबर हो जाएगा, वेयर K इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पर F किसके लिए आया है, मोनोटोमिक के लिए, जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बताता है 3, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, 4th इज अ करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 एंड द कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट मैच फॉर द गिवन चॉइस। आपको इस बार क्या है, कॉलम मैच का क्वेश्चन दे रखा है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉलम 1 कॉलम 2 से मैच कर रहा है। तो चेक कीजिए, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, वी नो दैट रूट मीन स्क्वायर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल किसके प्रोपोर्शनल है, √3 RT बाय मॉलिक्यूलर वेट। सिमिलरली प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस की बात की जाए तो प्रेशर कितना हो जाएगा 1/3 N इंटू एम इंटू वी स्क्वायर का बार। मीन आपको क्या दे रखा है, ये टर्म क्या दे रखी है, मीन स्क्वायर स्पीड दे रखी है और एन क्या है, मोलिकुलर डेंसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस 1/3 N इंटू स्मॉल m इंटू मीन स्क्वायर स्पीड। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल कितना होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो क्या बोल सकते हैं 3/2 kT। बात समझ में आ रही है। एंड सिमिलरली टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक, एंड डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5। तो हम क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होगी, या फिर जो इंटरनल एनर्जी की बात की जाए तो इंटरनल एनर्जी हो जाएगा F/2 μRT। तो मोल 1 है तो F की वैल्यू कितनी है 5, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, इंटरनल एनर्जी हो जाएगी डायटोमिक 1 मोल के लिए 5/2 RT के इक्वल। तो ऑप्शन मैच कर लो अब इसको कि फर्स्ट ऑप्शन Q को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट Q एंड बी है हमारे पास P के QP एंड SR, QP S एंड R, एंड ऑप्शन नंबर 4th इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है।
QPSR। डन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स कंटेन इन 4.5 किलोग्राम वाटर एट STP इफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स वेनिश अवेज। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल कंटेन इन 4.5 किलोग्राम वाटर। अब हम जानते हैं कि STP के अंदर क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वी नो दैट कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 मोल, अगर बात की जाए 1 मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ, कितने मॉलिक्यूल, या ये बोल सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 मोल ऑफ गैस एट STP, ये कितना होता है 22.4 लीटर के इक्वल होता है। डन। तो हमारे पास मोल कितने दे रखे हैं, हम वो निकाल लेते हैं पहले वाटर के अंदर। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर वेट। मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर वेट, एंड मास कितना दे रखा हमें 4.5 किलोग्राम, एंड मोलिकुलर वेट कितना होता है 18। अब ये किस में है, ग्राम के अंदर, तो हम क्या करें, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4500 डिवाइड बाई 18। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल मोल कितने थे 4500 डिवाइड बाई 18। तो हम बोल सकते हैं अगर 1 मोल के अंदर इतना वॉल्यूम रहा होगा तो इतने मोल के अंदर कितना वॉल्यूम रहा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि 4.5 द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, द वॉल्यूम occupied by the molecules, ये हो जाएगा हमारे पास 4500 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ डन यहाँ तक। तो इसको जब सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर दो आप 9 से 500 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स, और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार 11.2 टाइम्स। जब इसको सोल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 500 मल्टीप्लाई 11.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 सॉरी। तो यहाँ पर ये होगा हमारे पास 10⁻⁻3। डन। इसको सॉल्व कर लो आप, कितना मिल जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, इसको सॉल्व कर लो तो ये 0, ये 6 एंड 5, 5600 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 मीन्स ये आ जाएगा 5.6 मीटर क्यूब के बराबर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या बात करनी थी कि STP पर अगर बात की जाए 1 मोल के अंदर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर कितना दे रखा था, 4 किलोग्राम वाटर दे रखा था, उसके अंदर अमाउंट ऑफ मोल कितना है, इतना, तो इतने मोल के अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा, तो हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया, वो है हमारे पास 5.6 मीटर क्यूब के बराबर। ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। The temperature of a gas is -50 degrees Celsius, and to what temperature the gas should be heated so that the RMS speed is increased by 3 times? Increase by 3 times, इसका मतलब अगर पहले VRMS स्पीड अगर V रही होगी तो वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज बाय 3 टाइम्स मीन्स फाइनल जो VRMS स्पीड है वो कितना हो गया 4 टाइम्स। और VRMS क्या होता है, VRMS इज इक्वल टू होता है √3RT/mW के बराबर। गैस एक ही है, इसका मतलब मोलिकुलर वेट पे कांस्टेंट है, इसका मतलब VRMS किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। तो अगर बात की जाए रेशो, तो पहले VRMS अगर V था, फाइनल कितना हो गया 4V इज इक्वल टू, पहले टेम्परेचर कितना था आपके पास, पहले टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस है बॉडी का टेम्परेचर, या फिर जो आपको गैस का टेम्परेचर दे रखा है, गैस का टेम्परेचर कितना था -50 डिग्री सेल्सियस, तो -50 + 273 केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा हमारे पास 223। ठीक है, ये केल्विन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर कितना था 223, और जब वॉल्यूम 4V हो गया, सॉरी जब वेलोसिटी कितना हो गया 4V, तो हम क्या बोल सकते हैं, जब वेलोसिटी 4V हो गया तो इसका टेम्परेचर हमें आइडेंटिफाई करना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 1/16 इज इक्वल टू 223 डिवाइड बाई टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर हमें निकालना है, देन T की वैल्यू कितनी आ गई 223 मल्टीप्लाई 16।
तो ये टेम्परेचर जो आएगा वो केल्विन के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 3568 केल्विन, लेकिन ऑप्शन हमें मैच नहीं करा तो हम सेल्सियस में भी बात कर सकते हैं। और टेम्परेचर इज इक्वल टू 3568 माइनस 273, सोल्व करोगे तो 5 8, ओके यहाँ पर 9 आएगा। तो जब इसको सोल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये जब इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये 3295 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा एंड उसके साथ साथ 2 एंड 3, तो 3295 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? चलिए ओके, तो ये था हमारा केटीजी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। फिर आगे ही कुछ इस तरह के क्वेश्चंस और डिस्कशन करेंगे हीट में ही। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं हीट का एक नया टॉपिक जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर भी। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए बात करते हैं इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, आपको थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम, ठीक है। आपको ग्राफ दे रखा है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में। आपको डिफरेंट प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है कि अगर जैसे फर्स्ट बात की जाए, कॉलम 1 के अंदर आपको डिफरेंट प्रोसेस 1, 2, 3 एंड 4 दे रखा है। कॉलम 2 के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोसेस दे रखा है आपको, उसके नाम आपको गिवन है। तो चेक करते हैं सबसे पहले इन पीवी डायग्राम के अंदर फर्स्ट जो पाथ दे रखा है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इस लाइन के अंदर देखा जाए तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो रहा है बट वॉल्यूम कांस्टेंट, एंड वॉल्यूम कांस्टेंट इसका मतलब जो प्रोसेस होगा वो आइसोकोरिक हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट के लिए आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो ये हो गया हमारे पास आइसोकोरिक। अगर बात की जाए सिमिलरली इस तरह से फोर्थ नंबर के लिए, तो फोर्थ नंबर में आपको प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा होगा। जब प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो आइसोबेरिक बोल सकते हैं अपन यहाँ पर, तो फोर्थ नंबर है आइसोबेरिक। सिमिलरली अगर सेकंड प्रोसेस देखा जाए तो सेकंड एंड थर्ड में अगर देखा जाए तो सेकंड की स्टिफनेस ज़्यादा है, और वी नो दैट द एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है वो आइसोथर्मल से गामा टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड वाला जो हो जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, हमारा एडियाबेटिक बन जाएगा। तो सेकंड वाला है एडियाबेटिक, और सिमिलरली जो थर्ड वाला आपको प्रोसेस दे रखा है वो कौन सा है हमारे लिए, आइसोथर्मल का काम करेगा। तो अगर यदि कॉलम मैच किया जाए तो देखो क्या है, फर्स्ट जो कि सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी, फिर ए, फिर उसके बाद सी ए एंड डी बी, तो सी ए डी बी, सी ए डी एंड बी, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देन इन दिस क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, द वॉल्यूम ऑफ अ मोनोटोमिक गैस वेरी विद इट्स टेम्परेचर T as shown in the figure, and the ratio of the work done by the gas to the heat absorbed by it and when it undergoes a change from state A to state B। अगर ध्यान से इस ग्राफ को देखा जाए तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो वी कैन से दैट इट इज दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंट द कांस्टेंट प्रेशर ग्राफ, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए आइसोबेरिक प्रोसेस बोल सकते हैं, और आइसोबेरिक के लिए हम अगर बात की जाए एक रिलेशन हम जानते हैं कि जो अमाउंट ऑफ हीट होता है, वर्क डन होता है और चेंज इन एनर्जी, उनके बीच में जो रेशो होता है वो रेशो कितना है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू एंड डी यू के बीच में जो रेशो आता है वो रेशो कितना बनेगा हमारे पास, डेल्टा क्यू अगर यदि लिखोगे आप तो क्या लिखोगे, म्यू सी पी डी टी, एंड सिमिलरली डेल्टा डब्ल्यू क्या लिख सकते हो आप, कांस्टेंट प्रेशर के लिए म्यू आर डी टी, एंड सिमिलरली डी यू क्या होगा, म्यू सी वी इंटू डी टी। जो डी यू बन जाएगा हमारा वो बन जाएगा हमारा म्यू सी वी इंटू डी टी। तो ये रेशो जो आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्म में, ये आता है F+2 रेशो 2 एंड रेशो F। तो हमें रेशो किसका पूछा हुआ है, फाइंड द रेशो वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्जॉर्ब। तो वर्क डन बाय द गैस एंड हीट एब्जॉर्ब का रेशो, तो रेशो जो मिल रहा था हमें कितना मिल रहा है, देखो यहाँ पर 2 रेशो F+2 के बराबर, एंड फॉर मोनोएटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3। तो वर्क डन एंड हीट का जो रेशो हो जाएगा हीट एब्जॉर्ब का, then 2 divided by 3 plus 2 and this become 2 by and this ratio become 2 by 5, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 2 by 5, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम रेशो से क्या निकाल सकते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए रेशो डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू एंड डी में रिलेशन स्टेब्लिश करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। डन यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, अ सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल प्रेशर 1.013 multiply 10⁵ Newton per meter square, require 54 calorie of heat energy to convert to steam at 100 degree Celsius, and the volume of the steam produced is 167.1 centimeter cube. The change in internal energy of the sample is। तो अगर बात की जाए अमाउंट ऑफ हीट कितना दे रहे हैं हम सप्लाई, उसमें से कुछ पार्ट वर्क डन में जाएगा एंड सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी किसमें जाएगा, चेंज इन एनर्जी में। हमें चेंज इन एनर्जी निकालना है। अमाउंट ऑफ हीट कितना गिवन है, 54 कैलोरी। कैलोरी है, इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो 4.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वर्क डन लिखना है तो वर्क डन कितना होता है, P इंटू डी वी प्लस डी यू हमें निकालना है। तो प्रेशर कितना दे रखा आपको, 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ प्लस मल्टीप्लाई 10⁵ मल्टीप्लाई, ये तो प्रेशर आ गया। चेंज इन वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है हमारे पास, चेंज इन वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया 167.1 सेंटीमीटर क्यूब, और इनिशियल कितना था, इनिशियल 1 ग्राम 0.1 ग्राम दे रखा आपको, 0.1 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा। तो उसको अगर यदि सेंटीमीटर क्यूब में बात की जाए या वॉल्यूम में चेंज किया जाए तो हम बोल सकते हैं 0.1 ग्राम इज इक्वल टू होता है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है ऑफ वाटर 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁶ प्लस डी यू हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये रिलेशन कितना आ जाएगा हमारे पास, 54 मल्टीप्लाई 4.2 इज इक्वल टू 1.01 को अप्रॉक्स लिख सकते हो आप यहाँ पर 1.01, तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁵, और डिफरेंस जो आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम का 167 इंटू सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया 10⁻⁻6 प्लस डी। ठीक है, तो अप्रॉक्स हम आंसर निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है हमारे पास 226.8। ठीक है, इतना आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई, और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 16.7 प्लस डी यू के इक्वल। ठीक है, तो डी यू अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, नियर बाय 226.8 माइनस 16.7, अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा हमारे पास 210.1। ठीक है, ये चेंज इन एनर्जी आ जाएगा। तो अगर यदि ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन चेक कर लो, 42.4, 104.3 एंड 208.7 एंड 84.5। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 208.7। अगर हम क्या लेते हैं वैल्यू 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विच इज़ मोर इक्वल टू 208.7 जूल। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू बात की जाए तो यहाँ पर हमें ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ये दे रखा है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज बाय द सिस्टम। देखो, देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, देन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज देयर। कौन सा होता है हमारा, हम सब जानते हैं एडियाबेटिक है, क्योंकि सिस्टम पर ना तो हीट एब्जॉर्ब करता है नहीं वो हीट रिलीज करता है। तो इस टाइप के प्रोसेस को आप बोलते हो एडियाबेटिक। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू कितना होता है, 0 होता है। देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 सिलेंडर्स A and B ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू द ईच अदर वाया अ स्टॉपकॉक कंटेन an ideal gas at standard temperature and pressure, and B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated and the stopcock is suddenly open, then the process become। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए the entire system is thermally insulated, अगर पूरा सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो प्रोसेस कौन सा होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर यदि हम सप्लाई करेंगे, क्योंकि आइसोथर्मल की अगर बात करें तो आइसोथर्मल में सिस्टम को हीट सप्लाई करनी पड़ती है, चाहे आप एक्सपांशन करो चाहे कंप्रेशन किया। लेकिन यहाँ पे हमें साफ बोला गया है कि सिस्टम को कोई भी हीट सप्लाई नहीं करी
जब सिस्टम को कोई हीट सप्लाई नहीं होगा तो ऑब्वियस बात है। और दूसरी बात यहाँ पे भी देखो सडनली ओपन लिखा हुआ है और सडन प्रोसेस होता है, और दूसरी चीज़ थर्मली इंसुलेटेड है, तो बात किसकी कर सकते हैं हम, एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एन आइडल गैस अंडरगोस 4 different process from the same initial state as shown in the figure below, and those processes are adiabatic, isothermal, isobaric and isochoric, and the curve which represent the adiabatic process among the 1, 2, 3 and 4 is। आपको आइडेंटिफाई करना है सिर्फ और सिर्फ एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर बात की जाए, फर्स्ट हमें साफ साफ दिख रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस है, फोर्थ हमें साफ साफ दिख रहा है आइसोबेरिक है। अगर हम बात करें 2 एंड 3 में किसकी स्टिफनेस ज़्यादा है, स्टिफनेस देखा जाए तो सेकंड वाले की स्टिफनेस ज़्यादा है, तो सेकंड वाला एडियाबेटिक हो जाएगा। ये वाला बन जाएगा आइसोथर्मल, ये बन जाएगा आइसोबेरिक, और ये बन जाएगा आइसोकोरिक। तो हमें एडियाबेटिक पहचानना है, तो एडियाबेटिक कौन सा हो गया हमारे पास, सेकंड नंबर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये था हमारा थर्मोडायनेमिक्स का कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के थ्रू। हेलो स्टूडेंट, तो आज आपके सामने है हीट का एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलास्टिसिटी। ठीक है, प्रीवियस ईयर के फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस पर बने हुए हैं इलास्टिसिटी बेस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। देन फर्स्ट क्वेश्चन, in this question the bulk modulus of a spherical object is B, and if it is subjected to uniform pressure P, the fractional decrease in its radius। रेडियस के बारे में पूछा गया कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस कितना है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए बल्क मॉडुलस होता क्या है, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात की जाए तो एक्सेस प्रेशर डिवाइड बाई फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम की जगह हमें क्या पूछा गया है, फ्रैक्शनल चेंज इन या फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। ठीक है, तो रेडियस की बात की जाए तो वॉल्यूम अगर किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर, जैसे मेरे पास कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस पर एक यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाइड करता हूँ तो ऑब्वियस बात है कि प्रेशर एक्सेस प्रेशर अप्लाई करने पर क्या होगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। बस समझ में आ रही, इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो एक्सेस प्रेशर हमारे पास यूनिफॉर्म प्रेशर कितना अप्लाई किया आपने, P। तो वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब फ्रैक्शनल चेंज की बात करें तो क्या लिखोगे, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ चेंज इन रेडियस। तो वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हो आप, P डिवाइड बाई माइनस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर। तो डिक्रीज इन फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस कितना लिखोगे आप यहाँ पर, माइनस डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू P डिवाइड बाई 3 इंटू बी के बराबर। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर पूछा क्या गया था, द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। तो ये हमारे पास आ जाएगा P डिवाइड बाई 3 इंटू बी के बराबर, क्योंकि माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो प्रेशर एक्सेस प्रेशर अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ होगा, तो ऑब्वियस बात है रेडियस भी इसका डिक्रीज हुआ होगा, माइनस उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस आएगा P/3B। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। In this question, 2 wires are made of the same material and have the same volume, and the first wire has cross-section area A and the second wire has cross-section area 3A. If the length of the first wire is increased by delta L on applying a force F, then how much force is needed to stretch the second wire by the same amount? इसका मतलब सेम अमाउंट से आप एक्सपांशन करना चाहते हो, तो इसका मतलब एलोंगेशन तो सेम है। यहाँ पर सेम वॉल्यूम दे रखा है, सेम मटेरियल दे रखा है, तो हमारे पास क्या है, 2 वायर है। जैसे फर्स्ट वायर हमारे पास ये और एक सेकंड वायर ये है, दोनों में सेम एलोंगेशन हो रहा है, ये ए वायर के अंदर बी वायर के अंदर, तो दोनों में यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो सेम है क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है। इसी प्रकार से दोनों पर फोर्स अप्लाई किया है, इस पर फोर्स F अप्लाई किया है, तो इस पर कितना फोर्स अप्लाई किया जाए कि जिससे दोनों में एलोंगेशन क्या हो, सेम हो। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसमें एलोंगेशन कितना हुआ, डेल्टा एल, तो इसमें एलोंगेशन कितना होगा, डेल्टा एल। बात समझ में आ रही है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा आपको, अगर बात की जाए पहले वाले के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया आपको A गिवन है, तो दूसरे के लिए कितना दे रखा है, 3A।
तो हम बोल सकते हैं कि अगर पहले वाले की लेंथ L है तो वॉल्यूम सेम है यहाँ पर। इफ वॉल्यूम इज सेम देन वी कैन से दैट एरिया इनटू लेंथ, इसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो पहले वाले के लिए तो क्या दे रखा है, एरिया A है, लेंथ L है। सेकंड वाले के लिए एरिया कितना हो गया 3 है, बट लेंथ कितना हो जाएगा L डैश, देन L डैश बिकम क्या L/3 बन जाएगा। तो अगर बात की जाए यहाँ पर, अगर फोर्स लगाते हो तो सेम अमाउंट में एलोंगेशन होना चाहिए, तो एलोंगेशन कितना होता है, अगर बात की जाए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो क्या होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाई चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हमें क्या करना है, डेल्टा एल की अगर बात की जाए तो डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर एफ एल अपॉन ए इंटू वाई। तो कौन कौन से पैरामीटर कांस्टेंट है, चेंज इन लेंथ, एलोंगेशन दोनों में सेम है, दोनों का वायर सेम है, सेम मेटल का बना हुआ है, इसका मतलब फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के। तो पहले फोर्स F था, फाइनल फोर्स निकालना है, पहले एरिया A था, बाद में एरिया 3 है, मल्टीप्लाई फाइनल लेंथ हो गया L/3, इनिशियल लेंथ L था, देन F2 बिकम कितना आ जाएगा, क्या 9F आ जाएगा। क्या बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। तो फाइनल फोर्स जो आएगा, अगर दूसरे वायर का एरिया 3 है तो लेंथ कितना होगा L/3, क्योंकि वॉल्यूम सेम रखना है, तो फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द सेम एलोंगेशन 9F। तो करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट ऑप्शन, करेक्ट, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देन इन दिस क्वेश्चन अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ L एंड द लेंथ ऑफ द वायर बिकम L प्लस स्मॉल l एंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द एक्सटेंडेड वायर इज। तो अगर बात की जाए यहाँ पर देखो, हमें क्या दे रखा है, एक वायर दे रखा है जिससे एक लेंथ, जिसका लेंथ L था, इस पर m मास हैंग किया हुआ है, सस्पेंडेड किया हुआ है। तो अगर बात करें तो इस पर मास m की वजह से वेट लगेगा नीचे की तरफ, वेट कितना लगेगा mg, तो इसमें एक टेंशन जनरेट होगा, तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी mg के बराबर, डन यहाँ तक। तो अगर बात की जाए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जो हो रही है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ वायर इज इक्वल टू 1/2 F इंटू चेंज इन लेंथ होता है। तो अगर बात की जाए यहाँ पर फोर्स कितना है, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, ये है हमारे पास mg, इंटू चेंज इन लेंथ कितना है, पहले लेंथ L थी, बाद में इसका जो एक्सपांशन हो रहा है वो कितना हो रहा है L प्लस स्मॉल l के बराबर। तो पहले लेंथ अगर यदि L थी, बाद में एलोंगेशन कितना हो गया, फाइनल लेंथ हो गई हमारे पास L प्लस स्मॉल l। तो चेंज इन लेंथ कितना आ रहा है हमारे पास, चेंज इन लेंथ आएगा हमारे पास L के बराबर। बात समझ में आ रही है। तो चेंज इन लेंथ की जगह क्या लिख सकते हो आप, स्मॉल l लिख सकते हो। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ वायर इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ mg इंटू स्मॉल l। क्या बात सबको समझ में आ रही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, इन दिस क्वेश्चन द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन कर्व आर ड्रॉन फ्रॉम द डिफरेंट मटेरियल x and y and it is observed that the ultimate tensile strength point and the fracture point are close to each other for the material x but are far apart for the material y, done। and we can say that the material x and the y are likely to be, पता करना है कि कौन सा डक्टाइल होगा, कौन सा ब्रिटल होगा, तो उसके बारे में बात करें तो जो यहाँ पर अगर देखा जाए कि पहले वाले वायर में जो मटेरियल x है उसमें अगर देखा जाए तो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर पॉइंट के बीच बहुत क्लोजेस्ट है, मतलब पास में दे रखा है। इसी साथ y की अगर बात की जाए तो फार अवे दे रखा है, और जितना ज़्यादा अगर यदि टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट जितना ज़्यादा दूर होगा तो ऑब्वियस बात है उसकी स्टेबिलिटी या फिर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा हो रही होगी, ठीक है। तो अगर बात की जाए जितना फार अवे होगा उतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो क्या बोल सकते हैं ये वाला जो मटेरियल होगा y, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ये डक्टाइल हो जाएगा। जबकि ब्रिटल की बात की जाए कि क्लोज पॉइंट दे रखा है किसके बीच में, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड द फ्रैक्चर पॉइंट क्लोज पॉइंट है, तो उस केस में क्या होगा, वो ब्रिटल हो जाएगा, जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रिटल कौन सा हो जाएगा, मटेरियल x जो है वो ब्रिटल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है और फ्रैक्चर पॉइंट है वो क्लोज है, ठीक है। सिमिलरली अगर बात की जाए मटेरियल y के बारे में, तो मटेरियल y क्या हो जाएगा, डक्टाइल, क्योंकि
जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसके साथ साथ हमारे पास फ्रैक्चर पॉइंट है, ये फार अवे है, तो फार अवे होता हुआ वो ब्रिटल हो, जो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, डक्टाइल बन जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मटेरियल एक्स इज द ब्रिटल एंड मटेरियल वाई इज द डक्टाइल। ब्रिटल एंड डक्टाइल ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। बात सबको समझ में आ रही है? चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज द असर्शन एंड अदर इज लेबल बाय एज अ रीजनिंग, या रीजन दे रखा आपको। ठीक है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन दे रखा आपको, तो असर्शन क्या गिवन है आपको देख लो, द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शेयर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग, एंड रीजन क्या गिवन है इसका, अ coil spring of the copper has more tensile strength than a steel spring of the same dimension। अगर बात की जाए यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में कि स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शेयर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। शेयर मॉडुलस क्या होता है, शेयर मॉडुलस अगर यदि किसी बॉडी पर टेंजेंशियल फोर्स अगर यदि अप्लाई करते हो तो उस बॉडी की शेप में चेंज होता है। ठीक है, किसी भी बॉडी के सरफेस पर या फिर किसी बॉडी पर अगर यदि हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप में चेंज होना, ये होता है शेयर मॉडुलस। ठीक है, तो शेयर मॉडुलस जब भी स्प्रिंग को अगर यदि आपने क्या करा होगा, स्प्रिंग को अगर यदि स्ट्रेचिंग टेंजेंशियल फोर्स लगाकर यदि एक्सपांशन या खींचा होगा आपने, तो ऑब्वियस बात है उसके अंदर उसकी शेप में चेंज आता है। ठीक है, तो शेप में अगर यदि चेंज आएगा तो उस तरह के मॉडुलस को आपको क्या बोलते हो, शेयर मॉडुलस बोलते हो। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है ये सही है, द स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शेयर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। दूसरी बात अगर बात की जाए, नीचे क्या लिखा हुआ है रीजन में, A coil spring of copper has more tensile strength than a steel spring of same dimension। अब पहली बात तो कॉपर से अगर यदि कोई कॉइल बनी हुई है कॉपर की, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए, यंग मॉडुलस ऑफ elasticity of copper which is less than young modulus of steel, तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो किसकी होगी, स्टील की होगी। इसीलिए हैवी ड्यूटी मशीन्स के अंदर हम स्टील यूज़ करते हैं, ना कि कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि स्टील हैज़ मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसका इसीलिए हम बात करें, इसकी स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसीलिए हम बात कर सकते हैं कि इसको हैवी ड्यूटी मशीन्स के अंदर यूज किया जा सकता है। तो हमारे पास जो रीज़न हो जाएगा वो तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कॉपर की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती स्टील से, तो रीज़न तो गलत है। लेकिन असर्शन की बात की जाए कि स्प्रिंग के अंदर जो अगर स्प्रिंग को अगर यदि आप स्ट्रेच करते हो तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो शेप चेंज होगा तो वो किस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वजह से होता है, शेयर मॉडुलस, क्योंकि शेयर मॉडुलस का काम है शेप को चेंज करना। डन, तो रीज़न जो असर्शन होगा वो हमारा राइट है एंड रीज़न रॉन्ग हो जाएगा। तो असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये था हमारा इलास्टिसिटी का कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ऐसे ही हम आगे नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे हीट का एक और नया टॉपिक, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं अपन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ ग्लिसरीन इज 5 × 10⁻⁻⁴ per Kelvin and the fractional change in the density of the glycerin for a rise of 40 डिग्री सेल्सियस in its temperature is। तो अगर यदि आपको क्वेश्चन में गिवन है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, आपको गिवन है क्वांटिटी गामा विच इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻⁴ पर केल्विन, केल्विन इनवर्स। डन। तो आपसे पूछा है फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फाइनल डेंसिटी कितना होता है। व्हेन द टेम्परेचर इज चेंजेस देन डेंसिटी विल बी इफेक्टेड बाय, देन फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू होता है इनिशियल डेंसिटी इनटू 1 - गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। ठीक है, अप्रॉक्स अगर यदि निकाला जाए तो फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं हम, तो फाइनल डेंसिटी अपॉन इनिशियल डेंसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - गामा इंटू डेल्टा टी के बराबर। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम यहाँ से निकालें कि गामा इंटू डेल्टा टी विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 - रो फाइनल अपॉन रो इनिशियल। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा रो इनिशियल माइनस रो फाइनल अपॉन रो इनिशियल का रेशो। इसको सॉल्व करोगे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल चेंज बोल सकते हैं यहाँ पर।
इसकी वैल्यू कितने हो सकता है हमारे पास, अगर देखा जाए इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये कितना हो गया हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन डेंसिटी अपॉन इनिशियल डेंसिटी लिख सकते हैं। ऊपर वाले को लिखा जा सकता है चेंज इन डेंसिटी अपॉन इनिशियल डेंसिटी, और ये हमारे पास हो जाएगा गामा इंटू डेल्टा टी के बाद। ठीक है, तो अगर बात की जाए इसी को हम क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी बोल सकते हैं। तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी आ रहा है गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी के बराबर, देन डेल्टा रो अपॉन इनिशियल डेंसिटी इज इक्वल टू है गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी के बराबर। तो गामा इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, गामा है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 इंटू राइज इन टेम्परेचर है हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 200 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीन्स 0.02, ये फ्रैक्शनल चेंज आएगा। ठीक है, अगर यदि वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है तो इसका मतलब क्या हमें समझ में आ रहा है कि डेंसिटी, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज भी होती है। ठीक है, तो आप वैसे तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, फ्रैक्शनल चेंज निकाल सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल भी बोल सकते हो, या फिर इनिशियल माइनस फाइनल। तो चेंज की बात करें तो अगर माइनस साइन आएगा तो हम क्या बोल सकते हैं उसमें कि टेम्परेचर अगर राइज करेंगे तो डेंसिटी क्या हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी। ठीक है, तो अदरवाइज हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको चेंज लिख सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 0.02। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ ब्रास एंड द स्टील रोड आर α1 एंड α2 एंड द length of brass and the steel rod are L1 and L2 respectively. If L2 minus L1 is maintained same at all the temperatures and which one of the following relation hold goods? एक कंडीशन आपको यहाँ पर गिवन है कि L2 minus L1 is maintained same at all temperature, means आपको यहाँ पर ब्रास और स्टील की जो लेंथ दे रखी है वो L1 L2 दे रखी है, और ये जो डिफरेंस आना चाहिए वो सभी टेम्परेचर के लिए क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब बिफोर एक्सपांशन एंड आफ्टर एक्सपांशन जो चेंज इन लेंथ आएगा क्या वो सेम ही आना चाहिए। तो अगर बात की जाए हमारे पास कुछ इस तरह से कि L2 माइनस L1 इनिशियल टेम्परेचर राइज करने से पहले एंड टेम्परेचर राइज करने के बाद L2 माइनस L1 फाइनल आफ्टर एक्सपांशन, क्या दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमें कंडीशन क्या गिवन है, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट ऑल टेम्परेचर। तो हमारे पास इनिशियल लेंथ तो कितनी थी, एक की थी L2 और दूसरे की थी L1। अगर मैं फाइनल लेंथ की बात करूं तो हम जानते हैं कि किसी रोड का अगर यदि टेम्परेचर, जैसा मेरे पास कोई रोड है L लेंथ की, और अगर मैं इसका टेम्परेचर राइज करता हूं तो होगा क्या यहाँ पर, अगर इसका लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट दे रखा है आपको अल्फा, तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी लेंथ में जो चेंज आता है डेल्टा एल, तो चेंज इन लेंथ की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, चेंज इन लेंथ होता है इनिशियल लेंथ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो अगर मुझे फाइनल लेंथ लिखना है तो क्या लिखूंगा, फाइनल लेंथ हो जाएगा हमारे पास इनिशियल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ के बराबर। इनिशियल लेंथ कितना था, एल प्लस एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। क्या ये फाइनल लेंथ हो जाएगी आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने पर हमारे पास जो लेंथ है, जो वायर की जो लेंथ दे रखी है या जो रोड दे रखा है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी फाइनल, L इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो हम L2 की जगह क्या लिख सकते हैं, L2 की जगह लिख सकते हैं L2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, माइनस जो फर्स्ट लेंथ दे रखी थी वो कितनी है हमारे पास, L1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, आफ्टर एक्सपांशन ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल लेंथ। इसको थोड़ा सोल्व कर लो, तो L2 प्लस L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी माइनस L1 माइनस L1 अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा L2 माइनस L1, L1 से L1 कैंसिल आउट हो रहा है, L2 से L2 कैंसिल आउट हो रहा है, इस टर्म को इधर लेके आओ, L1 अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। देन डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, सेम टेम्परेचर राइज, देन क्या बोल सकते हैं, L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2। ठीक है, तो ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास इस कंडीशन पर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2 के बराबर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉपर रोड ऑफ 88 सेंटीमीटर and an aluminum rod of unknown length have their increase in length independent of increase in temperature, then the length of the aluminum rod is। ठीक है, तो आपको कॉपर के लिए लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट गिवन है और एल्यूमिनियम के लिए भी आपको लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट गिवन है। तो अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी हमने कि इंक्रीज इन लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो वी कैन से दैट रिलेशन, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम कंडीशन बोल सकते हैं कि कॉपर की जो लेंथ होगी, जो रिलेशन है लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट और लेंथ का, वो क्या होगा हमारे पास कि एल कॉपर, लेंथ ऑफ द कॉपर एंड द लीनियर एक्सपांशन ऑफ द कॉपर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम रोड इनटू लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट ऑफ द एल्यूमिनियम रोड। क्या इसको इक्वल बोल सकते हैं? क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है कि टेम्परेचर लेंथ इज इंडिपेंडेंट टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो हमारे पास रिलेशन ये आता है। तो कॉपर की लेंथ हमें इनिशियल कितनी दे रखी थी आपको, 88 सेंटीमीटर दे रखी थी। लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट कितना है हमारे पास कॉपर के लिए बात किया जाए तो 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम हमें निकालना है इनटू लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट दे रखा है 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। ठीक है, -5 से ये कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, ये डेसिमल से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास 4 टाइम्स। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रोड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 68 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो इसकी लेंथ है हमारे पास 68 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा थर्मल एक्सपांशन के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।